चलिए, तो सबसे पहले चलेंगे यूपी के बाराबंकी, जहां पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ अपना खिताब कर रहे हैं। मिल जाना 4.5 वर्ष के दौरान निजी क्षेत्र में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करके हुए 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ देना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, एक जनपद एक उत्पाद या विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से समाज के उन तबकों को जहां तक विकास नहीं पहुंचता था उन्हें आर्थिक स्वावलंबन और स्वतः रोजगार के साथ जोड़ा जा सके। 60 लाख ऐसे लोगों को इस योजना के साथ जोड़ने का कार्य भी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के साथ मिलकर के किया है। भाइयों बहनों, अभी आप देख रहे होंगे वर्तमान में पूरी दुनिया पिछले 1.5 वर्ष से कोरोना महामारी से त्रस्त है। मैं धन्यवाद दूंगा यहां के जनप्रतिनिधियों को, यहां के जिला प्रशासन को, जिसने जनप्रतिनिधियों के साथ, हेल्थ वर्कर के साथ, कोरोना वॉरियर्स के साथ मिलकर के इस कोरोना महामारी के लिए एक बेहतर वातावरण इसे समाप्त करने के लिए जनपद बाराबंकी के अंदर दिया। आज ये महामारी उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग समाप्ति की ओर है और हम अपने पर्व और त्योहारों की दृष्टि, अपने आगामी कार्यक्रमों की दृष्टि अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। जिन्होंने बाराबंकी में आवाम से खिताब किया और कहा कि कोरोना से लड़ाई में आवाम ने जिस तरह का ताउन किया है वो काबिले तारीफ है। आगे बढ़ेंगे। आसाम के द्रांग में पुलिस फायरिंग में 2 अफराद की मौत के मामले में आसाम से लौटे जमात इस्लामी हिंद के वफ्द की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। वफ्द ने पॉपुलर फ्रंट के मुलविस होने के आसाम पुलिस के इल्जाम को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि इस नाम की तंजीम को वहां के लोग नहीं जानते हैं। दूसरी तरफ जमात इस्लामी हिंद के अमीर सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि आसाम की पुलिस की कार्रवाई गैर इंसानी है। इन्हेदामी कार्रवाई से पहले छत छुपाने की जगह देना हुकूमत की जिम्मेदारी थी। जमात इस्लामी हिंद का डेलीगेशन असम से वापस आया है और कई तरह के सवाल उठाए। हमारे साथ है अमीन हसन साहब। हसन साहब, आप लोगों ने ख़ास तौर पर यह कहा कि ऑर्गेनाइज फार्मिंग वहाँ पर होने वाली है, लेकिन 1% हिस्से पर ही वहाँ के लोग आज़ाद हैं। क्या ये मामला आपने असम के सीएम के सामने उठाया था? हाँ, हमने तो उनके सामने उठाया था कि ज़मीन तो बहुत बड़ी है। उन्हीं के मुताबिक हमारे पास मेजरमेंट नहीं है। सीएम ने कहा कि 25,000 एकड़ ज़मीन है और हम इसमें एक नया प्रोजेक्ट, कोई अलग किस्म का ऑर्गेनाइज फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं, इसलिए हमें ज़मीन चाहिए थी, हम इसलिए खाली किए। और ये लोग वहाँ पहले से जो इल्लीगली ऑक्यूपाइड हैं, तो हमने उनसे यही कहा कि ठीक है, इल्लीगली ऑक्यूपाइड हो भी तो उसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आप लोगों ने फॉलो नहीं किया। जो कानून है उस कानून के मुताबिक नहीं हुआ और बहुत ही फोर्स का गलत इस्तेमाल किया आप लोगों ने। हमने इन पर स्ट्रेस किया और ये कहा कि आपको अल्टरनेटिव ज़मीन देना चाहिए था, ये ज़मीन लेने से पहले, तो इसमें गलती हुई है। मतलब आप लोगों ने उनकी गलती, क्या वो तैयार हैं, क्या ज़मीन देने के लिए तैयार हैं? क्या उन्होंने कोई एश्योरेंस कराया है? हाँ, एश्योरेंस कराया है, उन्होंने भी कराया है, डीसी ने भी कराया है कि ये प्रोसेस हो रहा है। हमने पूछा कितने दिन लगेंगे, तो उन्होंने बताया कि 5-6 महीने लगते हैं इस प्रोसेस को पूरे होने में। तो इसलिए जो है फिल फॉर कुछ चीज़ें करने के लिए हम गए थे, तंजीमें गई थी। वरना ये है कि ये रीसेटलमेंट के लिए वो कह रहे हैं कि 5-6 महीने का एक प्रोसेस, लीगल प्रोसेस होता है, उसमें वो वेरीफाई करेंगे ऑक्यूपेंट्स को, उसके मुताबिक जिनको ज़रूरत हो उनको ज़मीन देंगे। एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से इंक्वायरी कराई जा रही है इस पूरे मामले की, क्या आप लोग इससे मुतमईन हैं? इन्होंने तो ऐलान किया है इंक्वायरी करने का। यहाँ तक के चीफ मिनिस्टर ने तो यहाँ तक कहा कि हमने हाई कोर्ट के जज से, वो यानी जो जज कंटिन्यू है इससे कराए, एक्स जज से कराए और वो अपने तौर पर इसकी इंक्वायरी कराए, हम इसमें कोई दखल करने वाले नहीं हैं। एक बात तो उनकी तरफ से तो ये आई है। अब देखेंगे आगे इंक्वायरी का क्या नतीजा आता है। यानी न तो हम आज इस कंडीशन में ये कह सकते हैं कि उनकी इंक्वायरी जो होगी वो पूरी तरह से यानी कोई इसके बगैर होगी, या ये कह सकते हैं, नहीं कह सकते कि इंक्वायरी पूरी तरह से जस्टिफाई कर सकेंगे ऐसी होगी। तो इंक्वायरी का क्या होता है इस पर ही पता चलेगा। कि एक आखिरी सवाल, ये कहा गया कि वहाँ पर जो कुछ दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉपुलर फ्रंट जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट था, उनकी वजह से तशद्दुद। आप लोगों क्योंकि ज़मीन पर गए थे, मौका देखा है, क्या पाया आप लोगों ने? नहीं, वहाँ के लोगों से हमने मालूम किया तो लोगों ने कहा कि इस नाम की कोई तंजीम यहाँ है ही नहीं।
हमने कभी सुना भी नहीं। तो वहाँ के लोगों के मुताबिक तो वैसे नाम की कोई तंजीम एग्जिस्ट नहीं करती है। जिस तरीके से इस पूरे मामले को असम सरकार ने टैकल किया, उसको कैसे देखते हैं आप? बहरहाल इसको तो हम बहुत गलत तरीक़ा समझते हैं और उस पर हमने अपने शदीद प्रोटेस्ट को वहाँ पे दर्ज कराया है। हमारे डेलीगेशन ने अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया है। हमारे मुल्क में गरीब लोगों की जानिब से मुख्तलिफ रीज़न्स की वजह से अपने घरों से निकल जाना और फिर सरकारी ज़मीनों पे सेटल होना, ये कोई नई बात नहीं है। मुल्क में हर शहर में स्लम एरियाज बने हुए हैं और अगर वहाँ किसी वजह से इवैक्यूएट करने की नौबत आती है तो उसका प्रोसीजर वेल डिफाइंड है। सुप्रीम कोर्ट के लॉज मौजूद हैं, गवर्नमेंट के लॉज मौजूद हैं और गाइडलाइंस मौजूद हैं। पहले उनको सेटलमेंट कराना चाहिए किसी मुनासिब जगह पर, उसके बाद आप इवैक्यूएट करा सकते हैं। लेकिन सबको वायलेट करते हुए जिस तरीके से यहाँ इवैक्यूएशन का प्रोसेस हुआ है और लोगों को अचानक वहाँ से हटाकर बिल्कुल इनह्यूमन कंडीशंस में रिवर बेस में ले जाकर बसा दिया गया है और फिर रेजिस्ट करने पर जिस तरह वायलेंस का इस्तेमाल हुआ है, तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि ये इसके पीछे कोई कम्युनल एजेंडा है और उसको हम कंडेम करते हैं। जिस तरीके से सरकार वहाँ पर एक ऑर्गेनाइज फार्मिंग का प्रोजेक्ट लेकर आई है और सरकार कह रही है कि हम तो बेहतर करना चाहते हैं ताकि रोज़गार पैदा हो, तमाम चीज़ें हों। बहरहाल पहली बात तो यही है, इस पे बहुत डिबेट मौजूद है कि गरीब लोगों को उस तरह हटाकर वहाँ ऑर्गेनाइज फार्मिंग और इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेना ये किस हद तक सही है, इस पर भी बात हो सकती है। लेकिन अगर ये करना भी चाहते हैं तब भी उसके जो गाइडलाइंस हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, वो तो फॉलो करना चाहिए। उनको मुनासिब जगह तो देनी चाहिए, अल्टरनेट रहने के लिए आसरा तो देना चाहिए। झोपड़ी जिसमें रहते हैं कम से कम उतनी जगह तो मिलनी चाहिए। वहाँ आप अचानक आएंगे और पुलिस का फोर्स इस्तेमाल करके, वायलेंस इस्तेमाल करके 900,000 ख़ानदानों को उजाड़ देंगे, तो ये तो ज़ाहिर है कि कोई भी हुकूमत अपने शहरियों के साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकती। क्या आप मानते हैं कि ये सिर्फ एक एजेंडे के तहत हुआ क्योंकि बहुत सारे लोग थे, उनको अचानक से हटा दिया गया? बहरहाल जो हुआ है वो गलत हुआ है। अब उसके पीछे क्या मोटिवेशन था, क्या एजेंडा था, इस पे तो अलग अलग बातें हो सकती हैं, उस पे हम फिलहाल तबसरा नहीं करना चाहते। लेकिन ये कि ये गलत हुआ है और इसको सबको मिलकर कंडेम करना चाहिए। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। आईएएस इफ्तिखारुद्दीन के मामले में एसआईटी के डीजी सीबीसीआईडी आज कानपुर पहुंचेंगे। जीएल मीना के शाम तक कानपुर पहुंचने के इम्कानात हैं। वाज़ेह हो कि इफ्तिखारुद्दीन पर मजहबी तबलीग व तशहीर का इल्जाम है। हुकूमत उत्तर प्रदेश के नोटिस लेने के बाद कार्रवाई शुरू हुई थी। इफ्तिखारुद्दीन के खिलाफ बढ़ाई गई जांच पर अक़लियती तबके में नाराजगी पाई जा रही है। सियासी व समाजी तंजीमों के लोग मानते हैं कि इलेक्शन के पेश नज़र अहम और पढ़े लिखे मुसलमानों के खिलाफ योगी हुकूमत इस तरह की कार्रवाई कर रही है। कलीमुद्दीन के बाद अब इफ्तिखारुद्दीन को नया हदफ बनाया जा रहा है। वहीं इसी हवाले से एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश हुकूमत ने सीनियर आईएएस इफ्तिखार के 6 साल पुराने वीडियो की तहकीकात के लिए एक एसआईटी तश्कील दी। वीडियो सियाको सबाक से हटकर ली गई है और उस वक्त की है जब ये हुकूमत इख्तिदार में भी नहीं थी। ये मजहब की बुनियाद पर खुलेआम हरासा करना है। उन्होंने मजीद लिखा कि अगर पैरामीटर ये है कि किसी भी अफसर को मजहबी सरगर्मियों से मुंसलिक न किया जाए तो दफातर में तमाम मजहबी अलामतों तस्वीर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जाए। अगर घर में महज अकीदे पर बहस करना जुर्म है तो अवामी मजहबी तकरीब में शरीक होने वाले किसी भी अफसर को सजा दें। आखिर ये दोहरा मेयार क्यों? वहीं जबरी तब्दीली मजहब को रोकने के लिए कर्नाटक हुकूमत सख्त कानून लाने जा रही है। रियासत के वजीर आला बिस्वराज बोमोई का कहना है कि इस सिलसिले में हुकूमत बिल लाने पर संजीदगी से गौर कर रही है। जबरी तब्दीली मजहब के मामलों पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में बिस्वराज बोमोई ने कहा कि हुकूमत की निगाह इन बातों पर है और वो कानून वज़े करने पर गौर कर रही है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों कर्नाटक के वजीर दाखिला ने कहा था कि रियासत में जबरी तब्दीली मजहब के मामले रोशनी में आ रहे हैं, जिसे रोकने के लिए हुकूमत कानून बनाने पर गौर कर रही है।
शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला में फौज की जानिब से अंजाम दिए गए उड़ी ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी मिलिटेंट को फौज ने मीडिया के सामने पेश किया है। इस दौरान उसने ये बात तस्लीम की है कि वो पाकिस्तान का रहने वाला है और पाकिस्तान में उसे दहशतगर्दी की तरबियत दी गई थी। उसका कहना है कि खुद सुपुर्दगी के बाद हिंदुस्तानी फौज ने उसके साथ अच्छा बर्ताव किया। मुझे नहीं पता था तो उसने सवाल कि ऐसे और मुझे उसने मुझे 20,000 रुपये घर भेज दिया। हम चारों को कश्मीर में आने का किया था तो हमने तो प्यार किया, बहुत प्यार कराया, हम बहुत प्यार किया और बहुत प्यार करने के बाद हमें पाकिस्तान के लोग शेयर में फिर पाकिस्तान मतलब ये फैसला किया और 5 मिनट में से न्यूज़ दिया और एक किशन दिया। हमने सामान लिया, राशन दिया, खाने पीने का 8 महीने का सामान था। देखा तो हिंदुस्तान आर्मी ने इलाके को घेरा और सील कर लिया था। सील करने के बाद उन्होंने ऐलान किया, जो पड़ा था उन्होंने ऐलान किया तुरंत करा कि अपने आप को हमारे बारे में हमको कुछ नहीं थे यकीन था लड़ाई में। लेकिन जो मेरे साथ अनस भाई था वो पुराना बंदा था, उसने फायर कर दिया पर मारा गया क्योंकि हिंदुस्तानी आर्मी के जवान को फायर किया, फायर मारा उसने। फिर तो आगे कार्रवाई में हिंदुस्तानी आर्मी फायर पड़ा, उसमें साथ जो आदमी था उसको तो मार गिराया। ऐलान किया हिंदुस्तानी आर्मी ने सरेंडर किया। सरेंडर करने के बाद मुझे ऐसा टूटा मारा पीटा नहीं, भाई की तरह बेटों की तरह रखा, सरेंडर किया, मुझे सिर्फ समझ दिया। उस वक्त जाती कैदी नहीं बना सकता, अभी इंसानियत को ऐसा समझ जाती नहीं। तो मैं कोशिश करता रहा, कुछ मारा पीटा नहीं मुझे जैसे कैदी ना पाना, लेकिन मैंने गलती की, मैंने गलती का एहसास है। उत्तराखंड में पीएलए की दरअंदाजी की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 अगस्त को 100 चीनी घुड़सवार हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे। ताहम किसी भी झड़प के होने की कोई भी खबर मौसूल नहीं हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 चोला पास पर गुज़िश्ता कुछ दिनों से चीनी फौज की सरगर्मियों में इजाफा हुआ है। जराये का कहना है कि एलएसी पर गश्त के दौरान दरअंदाजी होती रहती है, जो कि तशवीश की बात नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी केरल के दौरे पर हैं। राहुल ने बीजेपी और आरएसएस को तनकीद का निशाना बनाया। वो कहते हैं हिंदुस्तान एक इलाके का नाम है। हम कहते हैं हिंदुस्तान यहाँ के लोग हैं, उनके आपस के ताल्लुकात हैं। हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों के बीच ताल्लुकात का नाम हिंदुस्तान है। तमिल, हिंदी, उर्दू और बंगाली के बीच रिश्तों का नाम हिंदुस्तान है। वज़ीर-ए-आज़म पर मेरा ये ऐतराज़ है कि वो इन रिश्तों को तोड़ रहे हैं। राहुल गांधी केरल के मल्लापुरम में खिताब कर रहे थे। तो राहुल गांधी केरल के दौरे पर है। उन्होंने अपने खिताब के दौरान ये तमाम बातें कही जो हमने आपको बताई। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा वो हम आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान एक इलाके का नाम नहीं है। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान यहाँ के लोग हैं, उनके आपस के ताल्लुकात हैं। हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों के बीच ताल्लुकात का नाम हिंदुस्तान है। तमिल, हिंदी, उर्दू और बंगाली के बीच रिश्तों का नाम हिंदुस्तान है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पर मेरा ये ऐतराज़ है कि वो इन रिश्तों को तोड़ रहे हैं। तो राहुल गांधी ने सीधे तौर पर वज़ीर-ए-आज़म पर निशाना साधा है, जहां पर उनकी तनकीद की है।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। नवजोत सिंह सिद्धू आज मीडिया से रूबरू हुए। पीसीसी सदर के ओहदे से इस्तीफे के बाद मीडिया से खिताब करते हुए सिद्धू ने पंजाब के एजेंडे के लिए लड़ाई जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। सिद्धू ने कहा कि वो हक और सच के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। सिद्धू के मुताबिक हक की लड़ाई में ओहदा कोई मायने नहीं रखता है। उन्होंने वाजे किया कि मरकजी क़यादत को ना गुमराह करूंगा और ना गुमराह करने दूंगा। वहीं सिद्धू ने क्या कुछ कहा, आइए वो भी सुन लेते हैं। मैं ना तो हाई कमांड नूं गुमराह कर सकदा ते ना गुमराह होण दे सकदा। सरमथे गुरु दे इंसाफ लई लड़न दे लई, पंजाब दे लोकां दी जिंदगी नूं बेहतर करन दी लड़ाई लड़न दे लई ते साधना दे लई लड़ाई लड़न लई सरमथे किसी भी चीज़ की कुर्बानी मैं दूंगा, लेकिन सिद्धांतां ते खड़ूंगा। इहदे लई मैनूं कुछ सोचण दी लोड़ नहीं है। दागी लीडरां ते दागी अफसरां दा सिस्टम तां भन्निया सी, दोबारा उन्हां नूं लिया के उही सिस्टम खड़ा नहीं किया जा सकता। मैं इहदा विरोध करदा। नंबर 2, मावां दियां कुੱਖਾਂ रोलण वाले सब तो वड्डा मुद्दा जिहड़ा सीगा, जिन्हां लोकां ने ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ दायित्व ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਪਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਰੋਲਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੜੂ ਤੇ ਲੜੂ, ਜਾਂਦਾ सब कुछ जाए। उसूलों पे आँच आए तो टकराना ज़रूरी है और जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। ये मेरा बुजुर्ग लाहौर च जदों अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ता सी ना, उदों नारा बुलंद सी, मेरी रूह की आवाज़। पंजाब की प्रगति, पंजाब को जिताउण दे लई कोई समझौता नहीं है, पर द कोलैप्स ऑफ अ मैनस कैरेक्टर स्टेम्स फ्रॉम द कॉम्प्रोमाइज़। वाहिगुरू जी का खालसा। पंजाब कांग्रेस में भूचाल आया हुआ है। पार्टी टूट फूट का शिकार होती नजर आ रही है। गिरोही सियासत उरूज पर है, जिसे सीनियर पार्टी लीडर अच्छा शगुन नहीं मानते। मनीष तिवारी भी पंजाब की सियासी सूरत हाल से खुश नहीं नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि पंजाब का सियासी अदम इस्तेहकाम ठीक नहीं है। उनका कहना है कि पार्टी लीडरों को पंजाब की सलामती और इस्तेहकाम के बारे में सोचना चाहिए। आवाम की फलाह व बहबूद और तरक्की पर तवज्जो होनी चाहिए। मनीष तिवारी ने मजीद कहा कि गिरोही सियासत से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है। जो सारा घटनाक्रम जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में घटा, वो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण था और इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। मैं अभी एक रीजनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से लौटा हूं और अगर पंजाब की अस्थिरता पे किसी को खुशी है तो वो पाकिस्तान की डीप स्टेट को खुशी है। उनको लगता है कि पंजाब में अगर हालात बिगड़ते हैं, अगर राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है, तो उनको एक बार फिर से अपने काले मंसूबे को अंजाम देने में एक और मौका मिलेगा। पिछले एक साल से पंजाब में किसान आंदोलन के कारण अस्थिरता थी। लोगों में एनडीए भाजपा सरकार के प्रति गुस्सा है। लाखों लाख किसान एक वर्ष से सड़क पे बैठे हुए हैं और पंजाब का जो सामाजिक ताना बाना है वो पूरी तरह से तना हुआ है आज की तारीख में। और ऐसी परिस्थिति में अगर पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता होती है, पंजाब एक सरहद का सूबा है, अफगानिस्तान में जिस तरह से घटनाक्रम घटा है उसको अगर आप संज्ञान में लें तो पंजाब और कश्मीर के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो इस परिस्थिति में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, इस चीज़ से ऊपर उठकर कि मेरा कोई मंत्री बना या नहीं बना, या मेरे कहने पे कोई एजी बना या नहीं बना, या मेरे कहने पे कोई और अफसर लगा कि नहीं लगा, इन सब से ऊपर उठ के जो सूबे के विकास के बारे में, लोगों के कल्याण के बारे में, उन किसानों के बारे में जिन्होंने अपने घर बार छोड़कर एक साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके बारे में सोचने की ज़रूरत है।
देखिए, मैं अक्सर इस बात को सोचता हूँ कि जब श्रीमती आशा कुमारी पंजाब की प्रभारी थी तो ऐसा उस समय क्यों नहीं हुआ। और मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी वो पंजाब की जो संवेदनशीलता है, पंजाब का जो एक बहुत ही संगीन परिस्थिति है, क्योंकि पाकिस्तान के ओर से रोज़ वहाँ पर घुसपैठ होती है, ड्रोन्स भेजे जाते हैं, वहाँ पे हथियार भेजे जाते हैं। उस सब चीज़ को संज्ञान में रखते हुए सबसे पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए थी कि पंजाब की राजनीतिक स्थिरता को किस तरह से बहाल रखा जाए। और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिन लोगों को जिम्मेवारी दी गई थी वो पंजाब को समझ नहीं पाए। राम माली सरकारी नौकरी के सपने देखा करते थे और अपने खानदान और कम्युनिटी के लिए मिसाल पैदा करना चाहते थे, लेकिन गरीबी उनके सपने के आड़े आती रही। उन्होंने साफ सफाई का काम शुरू किया, लेकिन हमेशा मायूसी का शिकार थे। इसी बीच उन्होंने हार्पिक वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज ऑफ HWTC के बारे में सुना। 2013 में उन्हें मैनुअल स्कैवेंजर एक्ट के बारे में जानने का मौका मिला। ये एक्ट दरअसल हाथ से गंदगी उठाने वाले के हुकूक के बारे में बात करता है। राम माली को अब अपने हुकूक के बारे में पता चला। उसके साथ ही वो नालों की सफाई में जदीद टेक्नोलॉजी और मशीनरी के इस्तेमाल को भी समझते हैं। उन्हें अब समझ आया है कि मुआशरे में इज्जत के साथ रहना मुमकिन है। आज राम माली पुणे के एक सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वच्छता मैत्रा के जनरल सेक्रेटरी हैं और एक सरकारी इम्तिहान में शिरकत की तैयारी कर रहे हैं। हमको बचानी है ये जिंदगानी। मैं सोलापुर से हूँ और वहाँ पे बारिश कम होने की वजह से ज़्यादा अकाल पड़ता है और अकाल पड़ने की वजह से फाइनेंशियल कंडीशन सोच पाना बहुत मुश्किल है, स्ट्रांग नहीं है। और इसके लिए मैं पूना सिटी में काम के लिए आया था, एज ए सैनिटाइजेशन वर्कर काम शुरू किया। ट्रेनिंग लेने के पहले काम ढूंढने के लिए हमें नाके पे खड़ा रहना पड़ता था और नाके पे खड़े रहने के बाद में काम ढूंढना पड़ता था। काम मिलेगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं थी, लेकिन जैसे ही हमने वर्ल्ड टॉयलेट के बारे में पता चला, उसके बाद में ट्रेनिंग लेने के बाद में एक प्रोफेशनली एज काम करने लगे। पहले हम हाथ से काम करते थे और आज जो काम करने का तरीका है वो बदल गया है। PPE किट विथ मशीन, जो काम करने के लिए पहले घंटों लगता था, अभी वो कम समय में हो जाता है और उसके लिए हमें एक काम करके दूसरा काम करने के लिए जा सकते हैं। एक ही दिन में 2-3 काम एज ए पॉसिबल हो सकते हैं। मेरे को वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रेरणा मिली और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करके मैं कुछ तो बनना चाहता हूँ और बनने के बाद एज ए सैनिटाइजेशन वर्कर मैं खुद पता है मेरे को कि क्या क्या दिक्कतें आती है, उनको क्या क्राइसिस है, प्रॉब्लम है, तो उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये बहुत सारे मेरे भविष्य में सपने हैं कि उनके लिए मैं कुछ कर सकूँ और खुद भी कुछ बन सकूँ। स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।